वेलकम टू माय चैनल एजुवेयरनेस, जहां हम लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग साइंस से जुड़े हुए अपडेट्स पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है एक बड़ी खबर जो कि अमेरिका के एनआईएच यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ में होने वाले कुछ बड़े रिफॉर्म्स यानी बदलाव की। लास्ट टाइम ये रिफॉर्म 2006 में हुआ था, तकरीबन 20 साल पहले। उसके बाद अब फिर से करने की बात चल रही है। एनआईएच दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेडिकल रिसर्च फंडर है, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका बदलने वाला है। ये चेंजेस कैसे होंगे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए जानते हैं। एनआईएच एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अनेकों डिजीजेस पर काम करती है, जैसे कैंसर, अल्जाइमर्स, हार्ट डिजीजेस, वैक्सीन्स बनाना और क्रोनिक डिजीजेस। एक्चुअली अब नई गवर्नमेंट आने वाली है, इसलिए अब यूएस कांग्रेस और नए गवर्नमेंट लीडर्स कह रहे हैं कि एनआईएच को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, यानी उसका साइज और काम सिंप्लीफाई करना चाहिए। क्या ये बदलाव रिसर्च को बेटर बनाएंगे या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे? इसका जवाब छिपा है उन नए प्रपोजल्स में। नए प्रपोजल्स जो अब तक आए हैं उनमें से एक ये कहता है कि एनआईएच के 27 इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ 15 इंस्टीट्यूट्स में मर्ज कर देना चाहिए। इसका एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ऐसा करने से इम्पोर्टेंट रिसर्च प्रोग्राम्स पे काफ़ी असर पड़ सकता है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑन एजिंग और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, जो दोनों ब्रॉडली ब्रेन पे रिसर्च करते हैं। अगर इनको मर्ज किया गया तो इनके काम और रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं। एक और मेजर प्रपोजल ये आया है कि एनआईएच स्टाफ को रिस्ट्रक्चर करना, यानी सैकड़ों जॉब्स इससे अफेक्टेड हो सकती हैं। रॉबर्ट एफ कनेडी जूनियर, जो नए हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के सेक्रेटरी होंगे और जिसके अंडर में एनआईएच आता है, उन्होंने बोला है कि इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च को 8 साल के लिए रोक देना चाहिए और क्रोनिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज और ओबेसिटी पर फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो रिसर्च प्रायोरिटीज भी बदल जाएंगी। बट एक सवाल और उठता है, जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता, कि जो इन डिजीजेज जैसे डायबिटीज और ओबेसिटी पे काम नहीं करता है, उनका क्या होगा? तो सवाल ये उठता है कि अभी रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। एक रीजन ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एनआईएच की परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन उठना। लॉ मेकर्स का कहना है कि रिस्की पैथोजेंस पे रिसर्च जैसे कोविड-19 पर एनआईएच की ओवरसाइट वीक थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि एनआईएच ने पैंडेमिक के वक्त वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स डिलीवर करके बहुत अच्छा काम किया। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। एनआईएच ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है जो इन प्रपोजल्स को रिव्यू करेगा और अपने रिकमेंडेशन देगा। लेकिन यूएस कांग्रेस काफी फास्ट मूव कर रही है, तो एनआईएच के पास टाइम लिमिटेड है अपने सजेशन फाइनलाइज करने के लिए। अगर कांग्रेस ने पहले डिसीजन ले लिया तो एनआईएच के पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो सकते हैं। एनआईएच के डिसीजंस का ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ होने वाली रिसर्च पूरी दुनिया को बेनिफिट करती है। कैंसर से अल्जाइमर्स तक जो ब्रेक थ्रूज यहाँ होते हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो रिफॉर्म्स में ये इंश्योर करना जरूरी है कि प्रोग्रेस स्लो ना हो और रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हों। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप की। जी हाँ, एनआईएच के नॉन इमिग्रेंट रिसर्चर्स की। ये वो साइंटिस्ट हैं जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज से एनआईएच में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन इन रिफॉर्म्स की वजह से इनका कैरियर और वीजा स्टेटस दोनों पे असर पड़ सकता है। काफी रिसर्चर्स का वीजा उनकी जॉब से जुड़ा होता है। अगर स्टाफिंग चेंजेस या ले ऑफ्स होते हैं तो इनके लिए सिर्फ जॉब का लॉस नहीं होगा, बल्कि इमिग्रेशन चैलेंजेस भी आ सकते हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं होगा, बल्कि साइंस का भी नुकसान होगा। इन नॉन इमिग्रेंट रिसर्चर्स के बिना एनआईएच का इनोवेशन इंजन स्लो हो सकता है,
क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में बहुत सिग्निफिकेंट और विजिबल है, फ्रॉम अल्जाइमर्स रिसर्च टू वैक्सीन डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये था एनआईएच रिफॉर्म्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। आपको क्या लगता है कि क्या रिफॉर्म्स एनआईएच को बेटर बनाएंगे या इससे रिसर्च का नुकसान होगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड शेयर करें।